चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 331 ज्यादा थक जाती हो। करीब 5 मिनट बाद ज्योति अपने हैंड वॉश करके बाहर आई तो उसने देखा अंश अब भी वैसे ही लेटा है। जिसपे ज्योति बेद के पास जाकर उसे नाराज होके बोली कि वो अभी तक उठा क्यों नहीं है और ना ही खुद को क्लीन किया है। अंश ज्योति की डांट सुन के जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गया और ज्योति एक नजर बेडशीट को देखती है जो थोड़ी थोड़ी गंदी दिख रही थी। ज्योति एक नजर उसे देख बेड से उसे हटा देती है और कबर्ड से दूसरी बेड शीट लाके बेड पर बिछा के खुद बेड पर लेट गई। वही करीब 10 मिनट बाद अंश सिर्फ एक बॉक्सर पहने बाथरूम से कमरे में आया और उसे ऐसे सिर्फ बॉक्सर में आया देख ज्योति उसे कपड़े पहनने को कहती है, लेकिन अंश उसकी एक नहीं सुनता और वैसे ही बॉक्सर में बेड पर उसके करीब आके उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ज्योति उसकी इस हरकत पर गुस्सा होती है, लेकिन अंश को उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो जैसी किस करके उसे गुड नाइट विश करके आंखें बंद कर लेता है और ज्योति भी अब तक के आंखें बंद कर लेती है। आगे इन सब के अलग कपूर हाउस में अलग ही माहौल हो रहा है। जितेंद्र के आने से घर में सभी लोग ज्यादातर उनके साथ बैठते और हंसी माजक करते। जितेंद्र तो सारा दिन चीकू और रेहान के साथ बिजी रहता, क्योंकि उसका कोई अपना बेटा नहीं था, इसलिए वो अधीर और रोहन को ही अपना बेटा मानता था। रोहन अपने चाचा जी कुछ ज्यादा लगाव था, क्योंकि जब रोहन अधीर से गुस्सा था वो कुछ साल उनके पास ही रहा था, लेकिन जब रोहन पर अटैक होने की खबर अधीर को मिली, उसने कैसे भी करके रोहन को वापस अपने पास बुला लिया। श्रेया और रूही को जितेंद्र बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो उन दोनों को अपनी बेटी मानता था। वही जब दीदी रोहन और रूही की नोक जोक के बारे में जितेंद्र को बताती है तो जितेंद्र रोहन को अच्छी खासी डांट लगाता है, जिसपे रूही तो उनकी फैन हो गई। रात का वक्त सभी मिलके डिनर कर रहे थे, जिसपे अधीर जितेंद्र से बोला, चाचू छोटी माँ आपके साथ क्यों नहीं आई? ओह, उसकी तबीयत जराब थी तो वो अपनी माँ के घर है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपनी माँ के घर उनसे मिलने चला। काफी टाइम से माँ से मिला नहीं था, जितेंद्र बोला। जितेंद्र की बात सुन के अधीर अब अपना सर हाँ में हिला देता है और सब वापस डिनर करने लगे। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। श्रेया भी दादी और जितेंद्र जी को दूध देने के बाद अपना अधीर के और चीकू का दूध लेकर ऊपर कमरे में आ गई। श्रेया जब कमरे में आई उसने देखा अधीर किसी से फोन पर बात कर रहा है। उसने अधीर को डिस्टर्ब किए बगैर क्लोजेट में चली गई। वही अधीर बोला, वो दिल्ली में ही कही है, लेकिन कहा ये अभी तक हमारे किसी आदमी को पता नहीं चल पा रहा था। अब क्या करे, लक्ष्य को हम उसे कांटेक्ट करने भी नहीं दे सकते, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी तरफ से ध्रुव बोला, देखते हैं कब तक वो अपने बिल में चुप के बैठेगा। किसी न किसी दिन तो बाहर निकल के आना ही पड़ेगा। अधीर एक गहरी सांस भर के बोला। अधीर की बात सुन के ध्रुव हाँ बोलता है, तभी ध्रुव एकदम से करा गया डॉट। ध्रुव के अचानक कराने की आवाज सुन के अधीर बोला, क्या हुआ डॉट? ओह, तुम्हारी बहन वो सच में पागल हो गई है यार। जब देखो तक बिना बात के मुंह फूला लेती है, फिर मुझसे ऐसे बदला लेती है। अभी अभी पीठ में बिना बटाए घूंसा मार के गई है, लग गई यार। ध्रुव अधीर से किसी बच्चे की तरह शिकायत करते हुए बोला। ध्रुव की बात सुन के अधीर कुछ पल चुप रहा, फिर एकदम से हंसते हुए बोला, और करो, मेरी बहन से शादी ज्यादा शादी का भूत सर चढ़ रहा न, अब भुगतो। अधीर को खुद के ऊपर हंसते देख ध्रुव मुंह बना के बोला, मैं कब तुम्हारी बहन से शादी करने ले लिए उतावला था। ये शादी सिर्फ मैंने मोम के कहने पर की थी। ओह, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की सोच रहे हो। जहां तक मुझे पता है शादी से पहले तुम मुझे एक बार एक्सीडेंटली मिले जानवी की कार में। फिर तुमने उसे काफी टाइम तक ढूंढा, लेकिन तुम्हें वो मिली नहीं, या किसी ने तुम्हें उस तक पहुंचने नहीं दिया। अधीर बोला, 11 मतलब वो तुम थे जिसने उस वक्त जानवी की सारी डिटेल्स हाइड करवा थी और मुझे मुंबई में उसकी लोकेशन दी और मैं पगलों की तरह उसे वहां ढूंढ रहा था, जबकि वो दिल्ली में ही थी।
अधीर की बात तत्म ध्रुव चौंक के जल्दी से बोला। ध्रुव को चौंकते देख अधीर हंस दिया और बोला, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता है, वरना कहीं तुमसे बार करते करते मेरी बीबी नारा ना हो जाए। इतना बोल के अधीर फोन काट कर देता है और उसे पीछे से हग करके खड़ी श्रेय को एक नजर देख मुस्कुराया दिया। वही बेचारा ध्रुव वो अपने फोन को देखने लगा। उसने कभी सोचा नहीं था अधीर इस तरह भी बेवकूफ बना सकता था। इतना सोच के ध्रुव अपना सर नामे हिला के मुस्कुरा के खुद से बोला, ये मिस्टर कपूर बहुत पहुंची हुई चीज है। अब चल बेटा, ध्रुव अपनी बीबी को मनाओ, अभियान शुरू कर, वारना आज रात तुझे अपने करीब ही नहीं आने देगी। इतना बोल के ध्रुव बालकनी से कमरे में चला गया। वही दूसरी तरफ अधीर इस वक्त श्रेया की बाहों में था। वो उसके हाथों पर अपने हाथ रख के बोला, क्या हुआ, सोना नहीं है? अधीर के ऐसे बोलने पर श्रेया नामे सर हिला के बोली नहीं। ओह, तो क्या पूरी रात जागने का प्लान है? अधीर वापस बोला। अधीर के वापस बोलने पर श्रेया अब धीरे से उसके सामने आई और उसके गेल में अपनी बाहों का हार डालते हुए बोली, जागने का भी और किसी को अपने साथ जगाने का भी। श्रेया के इस तरह बोलने पर अधीर के होठों की मुस्कान गहरी हो गई और वो उसकी कमर पकड़ उसे खुद से सटा के बोला, अच्छा, लेकिन किसी को रात भर जागना कहीं तुम्हें महंगा ना पड़ जाए। ओह। अधीर के ऐसे खुद से सटा के खड़े करने श्रेया अपना चेहरा अधीर के छेड़े के करीब ले जाते हुए धीरे से बोली, पड़ जाने दीजिए, मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, वो जितना भी महंगा पड़ेगा मेरे हस्बैंड पे कर देंगे। ओह। श्रेया की बातें सुन के अधीर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और आगे बढ़ के उसके होठों पर लाइट किस करके बोला, आज क्या हुआ तुम्हें? ओह, मुझे क्या होना है, हम जब से गोवा से वापस आए हैं आपने तो जैसे मुझ पे ध्यान देना हो छोड़ दिया है। अधीर की बात सुन के श्रेया छोटा सा मुंह बना के बोली, अच्छा जी, ऐसी बात है, लेकिन फिर जब मैं तुम पे ध्यान देता हूं तो कहती हो काम पर ध्यान दीजिए। अधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ तो ये थोड़ी कहती हूं कि सारा दिन मुझ पे ध्यान दीजिए, ज्यादा बस इस वक्त आप सिर्फ मेरे होके रहा कीजिए, न कोई फोन न कोई ऑफिस वर्क का बहाना। श्रेया बोली, 11, लेकिन अगर इस वक्त तुम पे ध्यान दूंगा तो 1 घंटे बाद ही तुम कहती हो थक गई हो। सोना, फिर मेरे ऊपर ध्यान कौन देगा कि मैं थका हूं या नहीं? अधीर वापस बोला, हाँ तो मेरे अंडर आपके जितनी ताकत नहीं है जितना मैं चाहती हूं, आप उतना ही ध्यान दिया कीजिए ना मुझ पे। श्रेया बोली। श्रेया की इस बात पर अधीर उसे घूरता है, जैसे कहना चाहता हो, मुझे पागल समझा है। अधीर को अपनी तरफ घूरता देख श्रेया वापस बोली, हाँ तो थोड़ी देर आप अपनी मर्जी की कर लेना, लेकिन मुझे इतनी ताकत छोड़ देना कि मैं उठ के चुकी को दूध पिला सकूं। ओह। श्रेया की बात सुन के अधीर उसकी कमर को कस के पकड़ खुद के करीब खिंच लेता है और उसके होठों के करीब अपने होठों को ले जाते हुए बोला, कल से तुम मेरे साथ जिम चलेगी, तुम बहुत आलसी होती जा रही हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओह। अधीर की बात सुन के श्रेया की आंखें बड़ी हो गई और वो जैसे ही कुछ बोलने को अपना मुंह खोलने को हुई, अधीर उसके होठों को अपने होठों के बीच दबा लेता है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस के उसके होठों को चूमने लगा। वही श्रेया वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अधीर ने उसकी आवाज को उसके गले में ही गोद दिया और उसे किस करने लगा। अधीर श्रेया को किस करते हुए एकदम उसकी कमर पर उठा लेता है। वही श्रेया अधीर के ऐसे उठाने पर अपने दोनों पैर उसकी कमर पे बांध लेती है और अपने दोनों हाथ अधीर के गले में लपेट के उसके होठों को चूमने लगी। अधीर श्रेया को अपनी गोद में लेकर बेड की तरफ बढ़ा, लेकिन दोनों बीच में ही रुक गए। दोनों अपनी किस पर ब्रेक लगा के बेड पर सोते चीकू को देते हैं फिर एक दूसरे की शकल। अब क्या करे, अगर इसे अभी थोड़ा भी इधर उधर किया तो ये पक्का जाग जाएगा। श्रेया अधीर की गोद में किसी बंदर की तरह लटकी हुई बोली। श्रेया की बात सुन के अधीर सोफे की तरफ रुख करता है, जिसपे श्रेया जल्दी से माना करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं उस पे वो सब नहीं करने वाली, उस पे आप पूरी तरह से मुझे कस के अपने मन की करते हो और मेरी एक नहीं सुनते। ओह। श्रेया की बात सुन के अधीर इसे घूरता है, फिर बोला,
लेकिन मुझे उस पे करना अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं डॉट। श्रेया बुरा सा मुंह बना के बोली। दोनों अभी कहा जाए इस बात पर बहस कर ही रहे थे कि अचानक दोनों को चीकू के कुनकुनाने की आवाज आई और दोनों जल्दी से एक दूसरे का मुंह बंद करके चीकू को देखने लगे जो सो रहा था। अधीर चीकू को देख कुछ देर चुप रहा, फिर उसे आंखों से अपने स्टडी रूम की तरफ इशारा करता है क्योंकि वहां बेड था। श्रेया अधीर की बात सुन के चीकू की तरफ इशारा करती है, जैसे मैं चीकू को अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। श्रेया की बात सुन के अधीर फोन की तरह इशारा करता है, जैसे हम उस दिन की तरह फोन से चीकू को वहां भी देखते रहेंगे। ओह। अधीर की बात समझ श्रेया अपना सर हाँ में हिला देती है और नीचे उतारने का इशारा करती है। अधीर श्रेय को उतार देता है और खुद वीडियो कॉल करके उसे चलने का इशारा करती है, जिसपे श्रेया उसे अभी आई का इशारा करके खुद चुकी के पास आई। वो उसे पहले फीड करवाती है और उसे ठीक से बेड पर लेटा के उसके दोनों तरफ पिलो लगा देती है ताकि वो गिर ना जाए, और उसके पास माचिस रख के चीकू के फोरहेड पर किस करके उठ के अधीर के पास चली गई। श्रेया जब स्टडी रूम में आई, उसकी नजर आते ही बेड पर सिर्फ अपने बॉक्सर में लेटे अधीर पर पड़ी। अधीर को बिना कपड़े के देख श्रेया उसके पास जाते हुए बोली, जरा भी पैसेंस नहीं आपको डॉट। श्रेया को अपने पास आया देख और उसकी बात सुन के अधीर एक झटके में उसे उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खिंच के बोला, नहीं है, अब तुम इधर आओ। ओह। अधीर के खिंचने पर श्रेया सीधी अधीर के ऊपर आके गिरी और अधीर श्रेय के खुद के करीब आते ही उसे अपनी बाहों में जकड़ के उसके गले में अपना चेहरा छुपा लेता है। वही अधीर को उतना उतावला होते देख श्रेया मुस्कुरा दी और उसके गले में अपनी बाहों के हार डाल देती है। वही अधीर श्रेया के गेल में किस करते हुए अपने हाथों की मदद से उसके कपड़े निकालने लगा। अधीर श्रेया के कपड़े भी उसकी बॉडी से अलग करके फर्श पर फेंक देता है, जिसपे श्रेया उसे आंख दिखाती है और अधीर उसकी तरफ अपने दांत चमका देता है। वो श्रेया की बॉडी से कपड़ों का पर्दा हटा के खुद का बॉक्सर निकाल दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है। अब अधीर और श्रेया की खुली बॉडी वापस में टच होने लगी थी। अधीर को अपने बोर्ड मस्क्यूलर चेस्ट पर श्रेय के सीने के सॉफ्टनेस साफ साफ महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से अधीर श्रेय के ऊपर अपना वजन छोड़ते हुए श्रेया की बॉडी को अपनी बॉडी से दबाने लगा। श्रेय अब थोड़ी सी हेल्दी हो गई थी, उस वजह से अधीर को उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से दबाने में मजा आता था। वही श्रेया के हाथ अधीर की मस्क्यूलर बैक पर घूम रहे थे, साथ ही उसके होठ अधीर के चेहरे को चूम रहे थे। थोड़ी देर तक एक दूसरे के बॉडी को चूमने और किस करने के बाद अधीर खुद को श्रेया के पैरों के बीच एडजस्ट करके उसके चेहरे की तरफ देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांस लेते हुए अधीर को खुद में महसूस करने का इंतजार कर रही थी। अधीर श्रेया को देखता है और अपना एक हाथ आगे बढ़ा के वो उसके सीने पर रख खुद के ऊपर झुका और उसके होठों पर किस करते हुए एकदम से उसमें समा गया। अधीर के इस एक्शन से श्रेया के नाखून अधीर के कंधे में डास गए और वो अपनी आंखें मीच लेती है। वही अधीर को श्रेया के ऐसे नाखून चुभोने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो उसे किस करते हुए प्यार से अपने एक हाथ की मदद उसकी कमर सहलाते हुए अपनी कमर को मूव करने लगा। वही श्रेया अब अधीर के कंधे पर अपनी पकड़ कसे उसके प्यार को महसूस करने लगी और अधीर की किस में उसका साथ देने लगी। वही उसके हाथ श्रेया की बॉडी पर घूमते हुए उसकी बॉडी को सहला रहे थे, साथ ही अधीर श्रेया को अपने प्यार का एहसास भी करवा रहा था। करीब 2 घंटे बाद अधीर और श्रेया बेड पर निढाल से लेटे हुए अपनी बेकाबू सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। तभी श्रेया अधीर की तरफ देखकर अपनी भारी हो रही सांसों को काबू करके बोली, आप प्लीज चीकू के लिए आइए, वो अकेला है। श्रेया की बात सुन के अधीर अपना सर हाँ में हिलाता है और बेड से उठ के पास में पड़ा अपना लोवर पहन के चुकी को लेने चला गया और थोड़ी देर में चीकू के लाकर उसे श्रेया के पास लेटा दिया। श्रेय ने चीकू को अपनी बाहों में भर के उसके फोरहेड पर चूमा और अपनी आंखें बंद कर ली। अधीर भी दोनों के पास लेट गया
और उन्हें अपनी बाहों के घेरे में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। CH 332 गुड न्यूज। वही श्रेया अब अधीर के कंधे पर अपनी पकड़ कसे उसके प्यार को महसूस करने लगी और अधीर की किस में उसका साथ देने लगी। वही उसके हाथ श्रेया की बॉडी पर घूमते हुए उसकी बॉडी को सहला रहे थे। साथ ही अधीर श्रेया को अपने प्यार का एहसास भी करवा रहा था। करीब 2 घंटे बाद अधीर और श्रेया बेड पर निढाल से लेते हुए अपनी बेकाबू सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। तभी श्रेया अधीर की तरफ देखकर अपनी बाहरी हो रही सांसों को काबू करके बोली, आप प्लीज चीकू के लिए आइए, वो अकेला है। श्रेया की बात सुनके अधीर अपना सर हाँ एमवी हिलाता है और बेड से उठ के पास में पड़ा अपना लोवर पहन के चुकी को लेने चला गया और थोड़ी देर में चीकू के लाकर उसे श्रेया के पास लेटा दिया। श्रेय ने चीकू को अपनी बाहों में भर के उसके फोरहेड पर चूमा और अपनी आंखें बंद कर ली। अधीर भी दोनों के पास लेट गया और उन्हें अपनी बाहों के घेरे में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आगे कुछ दिन यूं बीते। सभी परिवार बहुत खुश थे। जितेंद्र भी अब तक सभी के साथ घूम मिल चुका था। सभी लोग जितेंद्र से रोहन और रूही की एनिवर्सरी पर मिल चुके थे और सभी को उसका नेचर बहुत अच्छा लगा। दिन यूं ही बीत रहे थे, सब खुश थे, लेकिन अधीर अपनी ही एक अलग उधेड़-बुन में लगा था, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था जो उसे और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है वो दिल्ली में खुले आम घूम रहा है, लेकिन वो उसे ढूंढे कैसे। वही बालिया हाउस में ध्रुव की अलग ही बाट लगी हुई थी। आज कल जानवी उसे बात बात पर गुस्सा हो जाती, चाहे बात गुस्सा करने वाली हो या नहीं। जानवी ध्रुव से सीधे मुंह तो जैसे करना ही छोड़ दिया था, जिसके चलते ध्रुव का दिमाग घुमा रहता। वही अंश उसका अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। ज्योति के साथ एक रूम में एक बेड और उसके साथ टचिंग एंड किसिंग के बाद खुद को कैसे उसके करीब जाने से रोक पाता था, ये सिर्फ वही जानता था। अंश ने अब ज्योति से भी कह दिया था कि अब वो ज्यादा दिनों तक उसे खुद से दूर नहीं रख पाएगा, लेकिन अंश की बात सुन ज्योति बेचारी शकल बना के उसे फिलहाल में तैयार नहीं हूं ये कहे कि वो सब करने से मना कर देती। अब अंश भी खुद को कितना ही कंट्रोल कर पाएगा था, तो वो एक लड़का ही, उसकी भी कुछ पर्सनल नीड्स थी जो सिर्फ ज्योति के करीब जाने से पूरी होती। अंश के 1-2 बार ज्योति के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो ज्योति के साथ उस पोजीशन तक आ पाता, ज्योति के चेहरे पर बेतहसा डर देख के अंश का दिल पिघल जाता और वो खुद को कंट्रोल करके बस उसे अपनी बाहों के जकड़ के रह जाता। ज्योति भी अब अंश की हालत समझ रही थी, लेकिन वो क्या करे। जब भी अंश को देखती, फिर अपनी बॉडी में होने वाले दर्द को याद करते हुए उसकी बॉडी में डर की सरीसी दौड़ जाती। ज्योति ने फिर भी अंश के करीब जाने से पहले उस बारे में गूगल से साफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, लेकिन पहली बार में वो सब बिना दर्द के किया जाए ऐसा कोई वेबसाइट दावा नहीं कर रही थी। सब जगह से हार पच के अब ज्योति खुद की ही उस सब के लिए तैयार करने को हिम्मत जुटा रही थी। आज का दिन बालिया हाउस में सभी लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन जानवी सिर्फ अपनी प्लेट में रखे पोहे में चम्मच घुमा रही थी, जिसे देख सुजाता जी बोली, क्या हुआ जानवी बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही। सुजाता जी के टोकने पर ध्रुव जो जानवी के पास बैठा था वो एक नजर उसे देख उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि कल रात वापस से दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही खाने का मन नहीं है। जानवी धीरे से बोली, बेटा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। सुजाता जी ध्रुव और जानवी दोनों को एक नजर देखकर बोली। सुजाता जी के पूछने पर जानवी अपना सर हाँ में हिला देती है और कुछ देर वैसे ही बैठने के बाद वो उठ के किचन की तरफ बढ़ी, पर पता नहीं क्यों लेकिन उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। जानवी अभी किचन की तरफ जा ही रही थी, अचानक उसे चक्कर सा आया। वो अपना सर पकड़ के आगे चलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उसकी आंखों के समाने धुंधला धुंधला छा गया और वो एकदम से अपनी जगह पर फर्श पे गिर गई। कुछ आवाज सुन के सब किचन के डोर की तरफ देखते हैं और जानवी को वहां बेहोश देख सभी की आंखें बड़ी हो गई और ध्रुव जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए बोला, जानवी। ध्रुव के साथ पूरा परिवार अपनी जगह से
उठ के जल्दी से जानवी की तरफ भागे। वही ध्रुव अब जल्दी से जानवी के पास जाके नीचे फर्श पर बैठ के जानवी का चेहरा अपने हाथों में भर अपने एक हाथ से उसके गला थपथपाते हुए बोला, जानवी, जानवी उठो, जानवी। ध्रुव जल्दी से इसे कमरे में ले चल बेटा, अंश डॉ को कॉल कर, सुजाता जी जल्दी से बोली। सुजाता जी की बात सुन के अंश और ध्रुव जल्दी से उनकी बात मानते हैं। ध्रुव जानवी को अपनी गोद में उठा के नीचे एक कमरे में ले गया और सभी लोग उसके पीछे आ गए। पता नहीं क्या हुआ, मेरी बच्ची को सुबह से चेहरा उतार है, सुजाता जी घबरा के बोली। बेहोश नहीं होगी तो क्या नेचेगी, 3-4 दिन से देख रहा हूं, ना ठीक कुछ खाती है न पीती है, बस जब देखो तब गुस्सा करती फिरती है, पता नहीं क्या हो गया है इसे। ध्रुव जानवी को बेड पर लेटा के थोड़े नाराज स्वर में बोला। अंश जल्दी से कमरे में आया, जिसे देख सुजाता जी इसे डॉ के बारे में पूछते हैं, जिसपे अंश हाँ में सर हिला के बोला, थोड़ी देर में आ रही है। सभी लोग अब कमरे में खड़े बेहोश जानवी को देख रहे थे। वही ध्रुव जानवी के सिरहाने बैठा, उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। जानवी का चेहरा मुरझाया सा लग रहा था, उसके चेहरे पर ग्लो थोड़ा कम दिख रहा था, जिसे देख ध्रुव मन में बोला, तुम्हें क्या हो गया है जानवी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ध्रुव अभी खुद से बात कर रहा था कि वहां एक फीमेल डॉ अंश के साथ अंदर आई। डॉ को आया देख सब उन्हें जानवी को देखने को बोलते हैं, जिसपे डॉ सभी को बाहर जाने को बोली है। सब बाहर चले गए, लेकिन ध्रुव वैसे ही जानवी के पास बैठा था, जिसे देख डॉ उसे भी बाहर जाने को कहती है, लेकिन ध्रुव जाने को तैयार नहीं था, जिसे देख सुजाता जी जबरदस्ती ध्रुव को बाहर खिंच लाई। मैं बता रही हूं ध्रुव, अगर जानवी की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुजाता जी ध्रुव पर भड़काते हुए बोली। अब मैंने क्या किया, मुझे क्या पता उसकी तबीयत किस वजह खराब है डॉट। अपनी मां की बात सुन के ध्रुव चौंक के बोला, तुम तो उसकी तबीयत की वजह हो, डेली उसे झगड़ा करते हो। बेचारी फुल सी बच्ची तुम्हारे झगड़ने की वजह से ठीक से कुछ खाती भी नहीं। मैंने कल सुना, जब मैं तुमसे कुछ बात करने तुम्हारे कमरे में आई तो तुमने क्या कहा था, जानवी से तुमसे गलती हो गई शादी करके। सुजाता जी बोली। अपनी मां की बात सुन के ध्रुव आंखें फाड़े उन्हें देखने लगा कि वो कल कब उनके कमरे में आई। मॉम आप। ओह ध्रुव, तुम्हारी मां ये क्या बोल रही है, क्या सच में तुम जानवी से रूड बिहेव करते हो? ध्रुव कुछ बोल पाता उसे पहले ही महेंद्र जी की कड़क आवाज ध्रुव के कानों में पड़ी, जो अब गुस्से में उसे घूर रहे थे। अपने डैड को गुस्से में खुद की तरफ घूरते देख ध्रुव अपना स्लाइबा गटकते हुए बोला, आप सब मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? मैंने जानवी से। शट अप ध्रुव, मुझसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी पत्नी के साथ इस तरह पेश आओगे। ध्रुव की बात अधूरी छोड़ महेंद्र जी बोले, लेकिन डैड। ध्रुव इस बार कुछ बोल पाता उसे पहले ही कमरे का डोर ओपन हुआ और डॉ बाहर आते हुए सभी को देखने लगी, जिनके चेहरे फिलहाल गुस्से में थे। डॉ एक नजर सभी को देख मुस्कुराई और खुश होकर बोली, कांग्रेस मिस्टर ध्रुव, आप फादर बनने वाले हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ओह, उस डॉ का इतना बोलना भर था कि अभी के चेहरे, जो तब से गुस्से वाले एक्सप्रेशन लेकर खड़े थे, अचानक सभी के चेहरे पर बेतहाशा खुशी के भाव झलक आई। सुजाता जी की तो आंखें नम हो गई और वो महेंद्र ही को देख खुश होके बोली, आपने सुना, हम फिर से दादा दादी बनाने वाले हैं। सुजाता जी को खुश होते देख महेंद्र जी खुशी से मुस्कुरा के हाँ में सर हिला देते हैं। वही अंश और ज्योति के चेहरों पर भी खुशी झलक आई। ध्रुव तो जैसे अपनी जगह पर जम गया था, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जानवी उसके मां बनाने वाली है। कांग्रेस भाई। अंश ध्रुव के गले लग के खुश होके बोला। सुजाता जी ध्रुव की गले लग के बधाई देते हुए उसे लाड करती है। महेंद्र जी भी खुश होके उसे मिलते हैं, लेकिन ध्रुव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। सबकी बधाई लेने के बाद ध्रुव एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, डॉक्टर का क्या मिजाजान, जानवी से मिल सकता हूं? ध्रुव को इस सिचुएशन में हकलाते देख अंश हंस दिया और सब मुस्कुरा दिए। वही डॉ रूम से बाहर निकल गई।
वही ध्रुव अब धीरे से कमरे में चला गया और सब मुस्कुराए और उन दोनों को वहां छोड़ के हॉल में आ गए। वही ध्रुव जब कमरे में आया, उसने देखा जानवी अपना सर झुकाए चुपचाप बेड पर बैठी थी। किसी के कदमों की आहट पाके जानवी धीरे से अपना सर उठा के सामने देखती है, जहां ध्रुव खड़ा उसे ही देख रहा था। ध्रुव को देख जानवी का चेहरा लाल पड़ गया और वो शर्म से अपना सर झुका लेती है। वही ध्रुव जानवी के ऐसे शर्माने पर उसके छेड़े पर छोटी सी स्माइल आ गई। ध्रुव अब चल के जानवी के पास बेड पर आके बैठ गया और उसके झुके हुए चेहरे को देखने लगा। ध्रुव जानवी का चेहरे को देख धीरे से उसके नाम पुकारता है। ध्रुव के ऐसे पुकारने जानवी धीरे से अपना सर उठा के अपने सामने बैठे ध्रुव को देखती है, जो अब बहुत प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। ध्रुव जानवी को खुद की तरफ देखता पाके कुछ पल उसे देखता है, फिर धीरे से आगे बढ़ के वो जानवी के हाथों को अपने हाथों में पकड़ उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। ध्रुव के ऐसे करने पर जानवी मुस्कुरा दी। वही ध्रुव उसे चूमने के बाद उसके चेहरे को धीरे से अपने हाथों में भर के बोला थे, थैंक यू मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। ध्रुव के ऐसे बोलने जानवी मुस्कुराई और आगे बढ़ के ध्रुव के होठों पर अपने होठों से लाइट किस करके उसके गले लगते हुए बोली, थैंक्स टू यू मिस्टर हैसवेंड, मेरी जिंदगी में आके मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। जानवी की बात सुन के ध्रुव भी उसे अपने गले से लगा लेता है और उसकी बात सुन के उसके होठों पर भी स्माइल आ गई। दोनों अभी एक दूसरे के गले लग के अपने इस प्यारे एहसास को जीने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक रूम में किसी के खांसने की आवाज आई। किसी की आहट पाकी ध्रुव और जानवी अपना सर उठा के डोर की तरफ देखते हैं, जहां अंश, ज्योति, सुजाता जी, महेंद्र जी और डॉस सब खड़े उन दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे। सभी को एक साथ कमरे में देख जानवी शर्मा गई और जल्दी से ध्रुव से दूर हो गई और ध्रुव भी अब बेड से उठ के सीधा खड़ा हो गया। ध्रुव को उठते देख अंश जल्दी से भाग के अंदर आया और जानवी के गले लग के बोला, थैंक्स यू फाइनली। अब ध्रुव भाई का छोटा वर्जन आने वाला है, जिसे मैं बिल्कुल खुद की तरह बनाऊंगा, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। अंश खुश होके जानवी से बोला। वही अंश की बात सुन के जानवी बस मुस्कुरा दी। ध्रुव अंश को घूरने लगा जैसे बोल रहा हो, अभी तक मेरा बच्चा बाहर नहीं आया, और ये उसे बिगाड़ने की बात करने लगा। अंश जानवी से दूर हुआ कि सुजाता जानवी के सर से नोटों का एक बंडल उगाड़ते हुए उन पैरों को, नौकरों को देखकर जानवी को सर को चूम लेती है। बहुत बहुत बधाइयां बेटा, फाइनली अब तुम्हें बहू मां वाली प्रमोशन जो होने वाली है, सुजाता जी खुश होके बोली। सुजाता जी की बात सुन के जानवी अपना शर्म लाल पड़ते चेहरे को झुका के हल्के से मुस्कुरा दी। उनके बाद ज्योति आई और उसने भी जानवी को बधाई दी। ज्योति के साथ आहान भी था। महेंद्र जी जानवी के सर पर अपन हाथ रख उसे बधाई देते हैं। बेचारी जानवी, उसका चेहरा इस वक्त बहुत लाल पड़ चुका था। शर्म के मारे उसे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि प्रेगनेंसी का क्या प्रोसीजर होता है ये यहाँ पे खड़े हर एक इंसान को मालूम था, जिसके बारे में सोच सोच के जानवी को बहुत शर्म आ रही थी कि सबको मालूम चल गया कि उसके और ध्रुव के बीच वो सब होता है। वैसे मॉम आप बोल रही थी ना, भाभी की तबीयत अगर भाई की वजह से खराब हुई तो आज उनकी खैर नहीं, अब लगाओ भाई की मार, क्योंकि भाभी अभी जिस हालत में, उसका सारा क्रेडिट तो भाई को जाता है। आखिर उन्होंने कितनी मेहनत की होगी भाभी की ऐसी तबीयत बिगाड़ने। कोट अंश हंसते हुए सुजाता जी से बोला। अंश की बात सुनके सुजाता जी उसके कंधे पर मारते हुए बोली, हट बदमाश, जानवी की ऐसी तबीयत बिगाड़ने पर मैं उसे पी दूंगी नहीं, बल्कि अपने लाल को लाड करूंगी। आखिर उसने मेरी इच्छा जो पूरी कर दी, मैं तो कहती हूं अब तुम और ज्योति भी जल्दी से जल्दी मुझे खुशखबरी दही दो। सुजाता जी ज्योति और अंश को देखकर बोली। सुजाता जी की बात सुन के अंश एक नजर ज्योति को देख मुस्कुरा दिया। वही ज्योति शर्मा के अपना सर झुका लेती है। CH 333 शादी से पहले प्रेग्नेंट। बेचारी जानवी, उसका चेहरा इस वक्त बहुत लाल पड़ चुका था। शर्म के मारे उसे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि प्रेगनेंसी का क्या प्रोसीजर होता है ये यहाँ पे खड़े हर एक इंसान को मालूम था,
जिसके बारे में सोच सोच के जानवी को बहुत शर्म आ रही थी कि सबको मालूम चल गया कि उसके और ध्रुव के बीच वो सब होता है। वैसे मॉम आप बोल रही थी ना, भाभी की तबीयत अगर भाई की वजह से खराब हुई तो आज उनकी खैर नहीं, अब लगाओ भाई की मार, क्योंकि भाभी अभी जिस हालत में, उसका सारा क्रेडिट तो भाई को जाता है। आखिर उन्होंने कितनी मेहनत की होगी भाभी की ऐसी तबीयत बिगाड़ने। कोट अंश हंसते हुए सुजाता जी से बोला। अंश की बात सुनकर सुजाता जी उसके कंधे पर मारते हुए बोली, हट बदमाश, जानवी की ऐसी तबीयत बिगाड़ने पर मैं उसे पी दूंगी नहीं, बल्कि अपने लाल को लाड करूंगी। आखिर उसने मेरी इच्छा जो पूरी कर दी, मैं तो कहती हूं अब तुम और ज्योति भी जल्दी से जल्दी मुझे खुशखबरी दही दो। सुजाता जी ज्योति और अंश को देखकर बोली। सुजाता जी की बात सुन के अंश एक नजर ज्योति को देख मुस्कुरा दिया। वही ज्योति शर्मा के अपना सर झुका लेती है। आगे थोड़ी देर जानवी के पास बैठने के बाद सभी लोग अपने अपने काम पर निकल गए। वही ध्रुव आज जानवी के पास घर पर ही रुका। अंश का मन भी ऑफिस जाने का नहीं था, लेकिन महेंद्र जी उसे अपने साथ जबरदस्ती ले गए। जानवी की प्रेगनेंसी की खराब अब तक सभी को पता चल चुकी थी, जिसपे सभी लड़कियों की मंडली ने ग्रुप वीडियो कॉल करके ध्रुव और जानवी दोनों बहुत सारी बधाई दी। वही जानवी सभी को खुश होके थैंक्स बोलती है। वही आज का सारा दिन ध्रुव जानवी के पास रहे के उसकी हर छोटी से छोटी बात मान रहा है, जिसे जानवी को ध्रुव पर अब बहुत प्यार आ रहा था। जानवी ध्रुव को अपने पास आने को बोलती है, जिसपे ध्रुव आके जानवी के पास बैठ गया और जानवी उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के उसके होठों से अपने होठों को जोड़ देती है। जानवी के ऐसे करने पर ध्रुव अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराया और अपने हाथों को आगे बढ़ा के उसकी कमर पर रख प्यार से उसके होठों को चूमने लगा। ध्रुव और ज्योति भी एक दूसरे को किस कर ही रहे थे कि अचानक उनके रूम का डोर ओपन हुआ और सुजाता जी अपने हाथ में जूस ग्लास लेकर अंदर आई। लेकिन सामने अपने बेटे और बहू को इस पोजीशन में देख वो जल्दी से अपनी जगह पर रुक गई। वही ध्रुव और जानवी जब डोर ओपन होने की आवाज सुनते हैं, दोनों हड़बड़ा गए और एक झटके में एक दूसरे से अलग हो गए। ध्रुव जल्दी से बेड उठ के अपना सर घुमा के पीछे देखता है, जहां सुजाता जी खड़ी होके दोनों को देख मुस्कुरा रही थी। अपनी मां को देख ध्रुव जल्दी से अपना फोन अपनी पॉकेट से निकलाते हुए बालकनी की तरफ भाग गया। वही बेचारी जानवी ध्रुव के ऐसे जाने पर शर्म से अपना सर झुका लेती है। वही ध्रुव के जाने के बाद सुजाया जी अंदर आई और जानवी के पास बेड पर बैठते हुए उसकी तरफ जूस का ग्लास बढ़ा देती है। सुजाता जी के हाथ में जूस देख जानवी चुपचाप जूस का ग्लास ले लेती है, लेकिन अपना सर उठा एक भी बार सुजाता जी को नहीं देखती, जिसपे अब सुजाता जी हंसते हुए जानवी के सर पर हाथ फेर के बोली, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? मैंने नहीं देखा कि ध्रुव तुम्हें किस कर रहा था। इतना बोल के सुजाता जी वापस हंस दी। वही उनकी बात सुन के जानवी का चेहरा और लाल पड़ गया। वैसे एक बात कहूं, ध्रुव बिल्कुल अपने पापा पे गया है। जब उन्होंने शादी से पहले मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था, तो वो इतना खुश हुए थे कि वो बिना किसी डर या झिझक के सीधे में घर आके सभी के सामने मुझे गले से लगा के कि मैंने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ी खुशी दी है। वहीं मेरे घर वाले तो बेचारे आंखें फाड़े इन्हें देख रहे थे। यही हाल कुछ कुछ मेरा था। अब एक लड़का किसी लकड़ी के घर जाके सबके सामने उसे गले लगाए तो घर वालों को झटका तो लगेगा ही ना। सुजाता जी बोली। सुजाता जी की बात सुन के जानवी अपना सर उठा के उनकी तरफ देखती है, जिसपे सुजाता जी सिर्फ अपनी और महेंद्र जी की पूरी लव स्टोरी बताती है कि कैसे महेंद्र जी ने उसकी पूरी फैमिली को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसे शादी करना चाहता है। पहले इस बात पर दोनों फैमिली में बहुत बवाल हुआ, लेकिन फिर दोनों की शादी तय हो गई। सुजाता जी की बातों में जानवी को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। आखिर उसके पति की पैदाइशी के किस जो सुना रही थी उसकी सांस। काफी देर तक जानवी के पास बैठने के बाद सुजाता जी बालकनी की तरफ देखती है, जहां से ध्रुव बार बार झांक के देख रहा था कि सुजाता जी गई या नहीं। ध्रुव को ऐसे देखते देख सुजाता जी मुस्कुराती और जानवी को आराम करने की बोल के कमरे के बाहर चली गई।
सुजाता जी के जाने बाद ध्रुव वापस कमरे में आया, जिसे देख जानवी हंसते हुए बोली, और मम्मा पापा के दीप लव की पैदाइश। इतना बोल के जानवी हंसने लगी। वही जानवी की बात सुन के ध्रुव अपना सर नामे हिला देता है और उसे वो जूस पीला के आराम करने को बोलता है, लेकिन जानवी उसे भी अपने पास खींच लेती है और उसे ऊपर आके लेट गई। जानवी को खुद के ऊपर सोते देख ध्रुव मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ बादलीपुर में दीप एक बहुत बड़ी खाली लैंड को देख रहा था। उनसे आज एक लाइट पिंक रंग की शर्ट और क्रीम कलर की पेंट पहने, आंखों पर ब्लैक सेट पहने आज वो बहुत कूल दिख रहा था। दीप को यहां आए 2 दिन हो चुके थे और वो गांव से काफी दूर एक होटल में ठहरा हुआ था, जो गांव से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। वो आज आखिरी बार यहां देखने आया था कि उनके प्रोजेक्ट के लिए यहां सब फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। गांव वालों से दीप को मालूम चला था कि उनके लैंड के नीचे एक नदी भी है, जिसे देखने के लिए दीप आज अकेले ही आया था, क्योंकि वो आज वापस दिल्ली जाने वाला था। दीप उस लैंड से करीब 15 मिनट तक आगे चला तो आगे जाके उसे अपने आसपास बहुत बड़ी बड़ी घास देखने को मिली। वो घास इतनी बड़ी थी कि वह एक इंसान की हाइट के बाहर आ रही थी। दीप उस घास से बचाते बचाते रास्ता बना के नदी की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि कहीं उनकी फैक्ट्री से नदी के पानी को कोई इम्पैक्ट ना हो। दीप अभी आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे किसी की घुटी घुटी रोने की आवाज अपने कानों में पड़ी। दीप उस आवाज को सुन के अपना सर इधर उधर घुमा के देखता है, लेकिन उस घनी घास में उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। दीप को लगा कि उसका वहम होगा। वो उस आवाज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा, तभी अचानक उसके पैर किसी चीज पर पड़। दीप अपना सर झुका के उस चीज को देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वो आगे बढ़ के उस बड़ी से घास को अपने सामने से हटा के जैसे ही सामने देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो है, क्योंकि सामने एक लड़का एक लकड़ी को पकड़े जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो लकड़ा शर्टलेस था, उस लकड़ी के ऊपर झुका हुआ था। वही उस लकड़ी के हाथों को उसके सर ऊपर बांध के उसके मुंह में कुछ भर दिया था, जिसकी वजह से वो न चिल्ला पड़ रही थी, बस उसकी घुटी घटी आवाज निकल रही थी। उस लकड़ी के शूट को लगभग उस लड़के ने फाड़ दिया था। आपने सामने ये देख दीप की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से आगे बढ़ के उस लकड़े में खिंच के लात मार देता है, और अचानक लात पड़ते ही वो लड़का उस लकड़ी के ऊपर से थोड़ा दूर जाके गिरा। अचानक लात पड़ने पर वो लड़का अपना सर घुमा के सामने देता है, जहां दीप खड़ा उसे गुस्से में घूर रहा था। वही दीप उस लकड़े को देखता है। वो लड़का दिखने में हट्टा कट्टा था। वो लड़का खड़ा हुआ और दीप को गाली देते हुए उसे वहां से जाने को बोलता है, लेकिन दीप उस लकड़े को गुस्से में घूरते हुए अपनी शर्ट के बटन खोल के उसे खुद से निकाल के एक नजर उस लकड़ी की तरफ देखता है, जिसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। वो ऊपर की तरफ देखते हुए खुद की हालत पर रो रही थी, क्योंकि उसकी जो हालत थी उसका मन कहीं जाके मरने को हो रहा था। दीप अपनी नजरें फेर के उस लकड़ी के पास बैठ गया और उसे लकड़ी को बैठने में हेल्प करके उसे अपनी शर्ट से ढकता है। तभी एक तेज झटके के साथ दीप थोड़ी दूर जाके गिरा। अचानक हुए एक्शन से दीप अपना सर घुमा के उस लकड़ी की तरफ देखता है, जहां वो लड़का खड़ा होके गुस्से में दीप को घूर के बोला, ज्यादा इंसानी आ रही है तो जाके कही और दिखा जिंदा रहना है तो चल। निकला, जहां से इतना बोलते हुए वो लड़का उस लड़की को घूरता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। वो लकड़ा अभी उस लकड़ी का हाथ पकड़ पाता उसे पहले ही दीप जल्दी से आगे आके उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ गुस्से में बोला, अगर तुम यहां से जिंदा जाना चाहते तो यहां निकल जाओ, वरना ऐसी जगह पर मारूंगा कि फिर कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकोगे। ओह! दीप की बात सुन के वो लड़का हंसने लगा, तू मुझे मारेगा, मुझे जानता नहीं है, तू बीच से तोड़ के यहां नदी में फेंक दूंगा तो तेरे माँ बाप ढूंढते रह जाएंगे। अब निकल, दिमाग मत खराब कर। वो लड़का अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन दीप उसके हाथ को नहीं छोड़ता, जिस पे वो लड़का गुस्से में एक बार फिर दीप को मारने को हुआ,
लेकिन दीप उसके बार से बचते हुए उसके मुंह पर पंच मार देता है, जिसे वो लकड़ा 2 कदम पीछे हट गया। तेरी ये हिम्मत, दीप के मारने पर वो लकड़ा वापस गुस्से में आगे बढ़ के दीप को मारने को हुआ, लेकिन इस बार भी दीप उसके बार से बच के उसके पेट में घूंसा मार देता है, जिस पे वो लकड़ा अपना पेट पकड़ लेता है। काफी देर तक दीप से लड़ने के बाद भी वो लकड़ा अभी तक दीप को एक खरोंच तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसे काफी सारी चोट आ चुकी थी। दीप अपना आखिर बार करते हुए उस लकड़े के पेट में कस के किक करता है और वो लकड़ा जाके घास में गिर गया। वो दर्द से करहा उठा। वो समझ गया दीप से लड़ना उसके बस की बात नहीं, जिस वजह वो जल्दी से उठा और दीप को देख गुस्से में बोला, यूं तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा तुमसे। उस लकड़े की बात सुन के दीप वापस आगे बढ़ा, लेकिन वो लड़का अब जल्दी से वहां से निकल गया। उस लकड़े के जाने के बाद दीप उस लकड़ी की तरफ देखता है, जो अब भी घास पर बैठी अपने घुटनों में अपना सर छुपा के घुटी सी आवाज में रोए जा रही थी। दीप एक नजर उसे लकड़ी के बंधे हुए हाथों को देख चल के उसके पास गया और धीरे से बिना उसे कुछ कहे उसके हाथों पर बंधा उसका दुपट्टा खोल देता है कि पीछे हट गया। दीप के हाथ खोलते ही वो लकड़ी जल्दी से अपने मुंह से साफी गमछा का आधा हिस्सा बाहर निकाल के फेंक देती है और वापस रोने लगी। तुम अब घर जा सकती हो, वो चला गया। दीप दूसरी तरफ देखते हुए उस लड़की के रोने की आवाज सुन के बोला, लेकिन उस लकड़ी ने जैसे दीप की बात सुनी ही ना हो। वो बस रोए जा रही। काफी देर तक जब उस लकड़ी का रोना बंद नहीं हुआ, दीप वापस उस लकड़ी की तरफ पलटा और उसके पास जाते हुए बोला, देखो मैं समझ सकता हूं तुम बहुत डर गई हो, बट अब ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। अपने घर जाओ, अपने पेरेंट्स को सब बताना, ताकि वो उस लकड़े के अगेंस्ट कंप्लेन कर सके। ओह। दीप की बात सुन के उस लकड़ी का रोना कम नहीं, वो अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपा के बस रोए जा रही थी। दीप कुछ पल उसे देखता है, फिर बोला, ठीक है, तुम्हें डर लग रहा होगा कि वो वापस ना जाए, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूं, चलो मेरे साथ। इतना बोलते हुए दीप खड़ा हो गया और उस लकड़ी को देखने लगा। वो लकड़ी अभी तक अपनी हिली भी नहीं थी। उस लकड़ी को अपनी बात न सुनते देख दीप इरिटेट होने लगा था, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखते हुए बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुझसे सामने खड़ा होके बार बार कहूं कि तुम घर जाओ। आखिरी बार पूछ रहा हूं, घर जाना है या यही अकेले रहना है। इस बार दीप की थोड़ी गुस्से भरी आवाज सुन के वो लकड़ी अपनी जगह पर हिल गई और अपना सर घुटनों से निकाल के वैसे ही अपना सर झुका के रोती हुए बोली, हाँ डॉट हाँ, हमारे पापाओ में ला लगी है। इतना बोल के वो लड़की वापस रोने लगी। उस लकड़ी की बात सुन के दीप उसके पैर की तरफ देखता है, जो खून से सना हुआ था। उसे देख दीप जल्दी से बैठ गया और उसके पैर को अपने हाथों में लेकर देखने लगा, तो उसकी नजर उस लकड़ी के पैर में लगे एक नुकीले पत्थर पर पड़ी। दीप धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा के उस पत्थर को पकड़ के एक झटके में उसके पैर से निकाल देता है, जिसके साथ ही वो लकड़ी दर्द से अपना पैर पीछे खींचने लगी। लेकिन दीप उसका पैर छोड़ने की बजाय कस के पकड़ लेता है और अपने पेंट की जेब से अपना हैंडकी निकाल के उसके पैर पर बांध देता है, जहां से खून बह रहा था। इतना करके दीप जैसे ही उस लड़की की तरफ अपना सर उठा के देखता है, तो एक पल को देखता रह जाता है। ओह, सीक्यू 34 अबिया करना होगा। इस बार दीप की थोड़ी गुस्से भरी आवाज सुन के वो लकड़ी अपनी जगह पर हिल गई और अपना सर अब घुटनों निकाल के वैसे ही अपना सर झुका के रोती हुए बोली, हाँ डॉट हाँ, हमारे पापाओ में ला लगी है। इतना बोल के वो लड़की वापस रोने लगी। 11। उस लकड़ी की बात सुन के दीप उसके पैर की तरफ देखता है, जो खून से सना हुआ था। उसे देख दीप जल्दी से बैठ गया और उसके पैर को अपने हाथों में लेकर देखने लगा, तो उसकी नजर उस लकड़ी के पैर में लगे एक नुकीले पत्थर पर पड़ी। दीप धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा के उस पत्थर को पकड़ के एक झटके में उसके पैर से निकाल देता है, जिसके साथ ही वो लकड़ी दर्द से अपना पैर पीछे खींचने लगी। लेकिन दीप उसका पैर छोड़ने की बजाय कस के पकड़ लेता है और अपने पेंट की जेब से अपना हैंडकी निकाल के उसके पैर पर बांध देता है,
जहां से खून बह रहा था। इतना करके दीप जैसे ही उस लड़की की तरफ अपना सर उठा के देखता है तो एक पल को देखता रह जाता है। ओह! आगे वो लकड़ी जो अपना सर झुका के रो रही थी, जब उसे रोते हुए थोड़ा सा अपना चेहरा उठा के सामने देखने की कोशिश की, तभी दीप उसकी तरफ देखता है, जिसे देख वो लकड़ी जल्दी से अपना सर झुका लेती है। लेकिन उस लकड़ी के चेहरे की एक झलक देखकर दीप तो बस उसे देखता रह गया। कुछ पल उस लकड़ी की झुकी गर्दन को देखने के बाद दीप अपनी जगह से उठ के उस लड़की के सामने अपना हाथ बढ़ा के बोला, उठो, मैं घर छोड़ देता है। वो लकड़ी कुछ पल वैसे ही बैठने के बाद अपने एक हाथ से दीप की पहनी हुई शर्त को कस के पकड़ लेती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन पैर में चोट लगे होने की वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। वो जैसे तैरे करके आधी उठ गई, लेकिन जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने को हुई, दीप जल्दी से आगे बढ़ के उसका हाथ थाम लेता है और उसे अपनी तरफ खिंच लेता है, जिसे वो लकड़ी सीधी आके दीप की बाहों में गिरी। दीप उस लकड़ी को एक नजर देख बिना कुछ कहे झुक के उसे अपनी गोद में उठा लेता है, क्योंकि वो उस लकड़ी की हालत देख इतना तो समझ चुकी थी कि वो चलने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। वही दीप के अचानक गोद में उठाने पर वो लकड़ी डर गई और वो जैसे ही उसकी गोद से कूदने को हुई, दीप सामने देखते हुए चल के बोला, डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। अगर फिर भी तुम्हें डर लग रहा है तो मैं उतार देता हूं, लेकिन क्या चल पाओगी? दीप की बात सुन के वो लकड़ी रुक गई। दीप सच बोल रहा था। यहां से उसका गांव काफी दूर था, जहां से उसे पानी भरने यहां आना पड़ता था। वैसे गांव की काफी सारी लड़कियां और औरतें पानी लेने जाती थी, लेकिन आज उसे देर हो गई और उसे अकेले आना पड़ा, जिस वजह से उसके साथ आज इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। वही दीप बिना उस लड़की की तरफ देख चुपचाप सामने देखते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर तक चलने के बाद दीप अपने लैंड पर पहुंच के अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक वो अपनी जगह पर रुक गया। वही सामने देखते हुए उस लकड़ी के चेहरे पर बेतहास डर झलक आया था, क्योंकि सामने उसके गांव के काफी सारे लोग अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर खड़े थे। उनके पीछे औरतें भी थी, जो उन दोनों के देखते हुए अपने मुंह पर हाथ रख के अचंभित हो रही थी, क्योंकि वो लकड़ी इस वक्त दीप की गोद में उसकी शर्ट पहने थी। वही दीप शर्टलेस उसे अपनी गोद में उठाए खड़ा था। किसी गांव वालों के लिए यह सिचुएशन सिर्फ एक तरफ इशरत करती थी, जिसे देखते हुए गांव वालों के चेहरों पर गुस्सा झलक आया। देख सरपंच साहब, मैंने का कही हती, जे मोड़ी और जे मोड़ा नदी के पास की वह बड़ी बड़ी घास में रंगलालियां मना रहे हते। मैंने जे दोनों देख लए तो जा मोड़ी ने जा मोड़ा से मैं पिटवा दाओ, अब करेंगो में जा से बिया भूल जाओ। मोए ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, ते को और के संग सो के आ रही हो। एक आदमी जिसकी मूंछें बड़ी बड़ी थी और उसके सर पर सफेद पगड़ी बंधी थी, उसके पीछे से एक लड़के की आवाज आई। उस लकड़े आवाज सुन के दीप ध्यान से उस भीड़ में देखता है तो ये वही लकड़ा था जो उस लकड़ी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अब दीप सभी को देख उस लकड़ी को धीरे से अपनी गोद से नीचे उतार देता है और वो लड़की सामने खड़े अपने गांव वालों से डर के ध्रुव की आड़ में हो गई। देखक सरपंच साहब कैसे इवे हूं, वो मोड़ा के जे ठाड़ी है, वो लड़का वापस बोला। उस लकड़े की बात सुन के सरपंच एक आदमी की तरफ घूर के देखता है और गुस्से में बोला काए, रे बल्लू जई है तेरी मोड़ी के संस्कार। सरपंच की गुस्से भरी आवाज सुन के बल्लू, जो उस लकड़ी का बाप था, वो सर झुका लेता है, जिसे देख दीप थोड़ा आगे आते हुए बोला, आप लोग जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं नहीं वाली। ये लकड़ा इस लकड़ी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। दीप उस लकड़े को घूरते हुए बोला। दीप की बात सुन के वो लकड़ा झेम गया। वही सब लोग उस लकड़े को देखने लगे, जिस पे वो लड़का जल्दी से बोला, मैं काय करूंगा जाके संग, जबरदस्ती 2 महीना बाद हमाओ बिया होने वाला थोमे का पागल हूं जो ऐसा करूंगा। ओह! उस लकड़े की बात सुन के सभी वापस दीप को घूरने लगे तो सरपंच वापस बोला, अपनी गलती का इल्जाम कौन और पर मत लगा रघु का विया, जा मोड़ी के संग हो रहो थो तो फिर वो काय जा मोड़ी के संग नीच हरकत करेगो। ओह! सरपंच की बात सुन के दीप उस लकड़े को घूर के देखता है,
जो उसकी तरफ टेढ़ी मुस्कुरा रहा था। आप लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं, लेकिन इस पे तो होगा। दीप उस लड़की की तरफ इशारा करके बोला। दीप की बात सुन के सरपंच उस लकड़ी की तरफ देखता है जो अपना सर झुका के खड़ी थी। बता सिया, जे मोड़ा को है और तू इस जानती है क्या डॉट। सरपंच सिया जानी उस लकड़ी की तरफ देख कर बोले। सरपंच की बात सुन के दीप सिया की तरफ देखने लगा, जो कुछ बोल नहीं रही थी। दीप जल्दी से उसके पास जाते हुए बोला है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही बता। दो सबको की वो लकड़ा तुम्हारे साथ गंदी हरकत करने वाला था, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था, उसके अलावा हम एक दूसरे को नहीं जानते। दीप बोला। दीप की बात सुन के सिया बस अपना सर झुका के खड़ी रही। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। दीप उसे चुप देख एकदम से उसके कंधे पकड़ उसके चेहरे की तरफ देखने की कोशिश करते हुए झुका के बोला, कुछ बोल क्यों नहीं रही बता। दो सभी को तुम मुझे नहीं जानती। ओह। दीप सिया से इस वक्त कुछ बोलने को कह रहा था, लेकिन सिया बस अपना सर झुकाए उसकी शर्ट पर अपनी पकड़ कसे थी। वही सब गांव वाले दीप को सिया से ऐसे बात करते देख सरपंच कुछ इशारा करता है, जिसपे गांव की कुछ औरतें आगे बढ़ी और सिया को दीप से दूर करते हुए अपने एक घेरा बना के उसे अपने पीछे कर लिया, क्योंकि सिया इस वक्त बहुत अस्त व्यस्त हालत में थी। वही सिया के कुछ ना बोलने पर दीप उसे देखता रह गया। वो अब वापस गांव वालों की तरफ देखता है, जो गुस्से में भर के खड़े थे। देखिए, आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं, मैंने सिर्फ इसकी मदद की। हाँ, देख रहे हैं तूने बाकी बिना कपड़न के कौन सी मदद की। रघु वापस बीच में बोला। रघु की बात सुन के दीप एक नजर खुद को देखता है। वो सिर्फ अपनी पेंट में था। वो एक नजर खुद को देख जल्दी से गाड़ी के पास जाकर उसकी डिग्गी से अपने दूसरे कपड़ों में से एक शर्ट निकाल के पहन लेता है। देख लड़के, मुझे सब सच बता दे, तेरा और सिया का क्या चक्कर चल रहा है, वरना न हम तुझे जिंदा छोड़ेंगे और ना इस सिया को। सरपंच वापस बोला। सरपंच की बात सुनने दीप जल्दी से बोला, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। मैं इस लकड़ी को जानता तक नहीं, मैं यहां सिर्फ अपने काम के सिलसिले में अपनी लेन देखने आया था। मुझे किसी ने बताया कि यहां कुछ दूरी पर एक नदी है, तो मैं उसे देखने गया, लेकिन वहां मुझे ये लकड़ी और ये लकड़ा जो इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था वो दिखे। मैंने सिर्फ इसकी हेल्प की। दीप सभी को देखकर बोला, कहानी तो बड़ी अच्छी बनाई, लेकिन यहां तेरी झूठी कहानी पर भरोसा कोई नहीं करेगा। रघु बोला। रघु को बीच में बोलते देख दीप गुस्से में उसे घूर के बोला, तुम बार बार बीच में क्यों बोल रहे हो। अगर इस बार मेरी बात बीच में काटी तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ओह, ज्यादा बोल रहो है का वे मैंने तई नहीं मारो काय की मोए जाकी सच्चाई सबन के सामू लाने हती। और सरपंच जी, अगर आज जे मोड़ी एक कौ सजा नहीं दई तो जाए देख के गांव की और भी मोड़िए बिगड़ जांगी। रघु सरपंच से बोला। रघु की बात सुन के अब सभी गांव वाले हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैं तो कहता हूं इस लकड़ी को जिंदा गाड़ दो, ताकि गांव की बाकी मोड़ी ऐसो करवे से पहले सो बेर सोचे। गांव का एक आदमी बोला। नहीं नहीं, जाए तो गांव में पेड़ से बांध के पेट्रोल डाल के आग लगा देओ। दूसरा आदमी बोला। ऐसे ही गांव के सभी लोग कुछ न कुछ बोले जा रहे थे। वही दीप, वो तो शॉक्ड होके सभी को देख रहा है। वो एक लकड़ी को जिंदा मारने की कैसी कह रहे थे। सभी को बोलते देख सरपंच हाथ उठा के सभी को छुपे होने की बोल के सिया की तरफ देखकर बोले, देख सिया, तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हुआ, क्या तू इस लड़के को जानती है। अगर हाँ तो बता दे, अगर ना तो बता दे, वरना ये सब गांव वाले न तुझे जिंदा छोड़ेंगे और न इस लकड़े कोट। सरपंच दीप की तरफ इशारा करके बोला। इस बार सिया अपनी आंसुओं से भीगी पल के उठा के दीप की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो शांत सा खड़ा सभी की बातें सुन रहा, जैसे किसी की बात उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सिया कुछ पल दीप को देखने के बाद धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। सिया के सर हाँ में हिलाते ही सिया की माँ जो उसके पास खड़ी थी, उन्होंने एक खिंच के तमाचा उसके गाल पर मार दिया। करम जली, तुझे शर्म नहीं किसी अनजाने आदमी के साथ। छी। इतना बोल के वो औरत सिया के गाल पर एक और तमाचा मार देती है। वही दीप, उसे तो सिया के हाँ करने पर जैसे झटका लगा, लेकिन जब उसने देखा कि एक औरत
उस पे हाथ उठा रही है। वो आगे बढ़ने को हुआ, जिस पे सरपंच रोकते हुए बोला, रुक, जाम मोड़ा, तू तो बोल रहो हाथों कि तू सिया को जानत नहीं है, फिर जब बाकी माँ बाय मार रही है तो एक आए दर्द हो रहो। सरपंच के ऐसे रोकने पर दीप अपनी जगह पर रुक गया। उसने एक नजर सिया की तरफ देखता है। उसकी हालत पहले से खराब हो रखी थी, ऊपर से उसकी मां उसे और मार रही थी। दीप एक नजर देख अपने कदम पीछे खिंच लेता है। उसे मालूम था यहां उसका एक गलत फैसला उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। वही सब गांव वाले दीप और सिया को देख सभी को अपने साथ गांव चलने को बोलते हैं। दीप पहले जाने से मना करता है, लेकिन सरपंच उसे सिया की धमकी देकर अपने साथ ले गया। करीब 10 मिनट चलने के बाद सब एक छोटे से गांव बादलीपुर पहुंचे और सब सीधे पंचायत की जगह पर पहुंच गए। दीप एक तरफ आके खड़ा हो गया और गांव के सभी बड़े बुजुर्ग और सरपंच बैठ के आपस में कुछ बातें करने लगे। वो लोग दीप को देखकर इतना जान चुके थे, दीप कोई ऐसा बैसा लड़का नहीं था जिसे वो अपने गांव में लाके मार पीट ले और उनका फिर कोई कुछ ना बिगाड़ पाए। एक लंबी प्रोसीजर के बाद सभी लोग सभी गांव वालों को देखकर सरपंच ने बोलना शुरू किया, देखो, अब जो होना था सो हो गया। हम सभी सरपंचों ने मिलकर ये तय किया है कि हम सिया का व्याजा मोड़ा के संग आज ही होगा। वाट! सरपंच की बात खत्म होते ही दीप एकदम से चौंक के बोला, आप लोग होते कौन हो? मेरी शादी का फैसला करने वाले में उस लकड़ी को नहीं जानता और ना कभी उसे शादी करूंगा। दीप बोला। दीप की बात सुन के सरपंच अपनी जगह पर बैठते हुए बोले, ये शहर नहीं है जो जहां तेरी चलेंगी। ये गांव है, यहां सिर्फ सरपंच का हुक्म बचता है, बाकी कुछ नहीं। सरपंच हो गए आप अपने लिए, अगर मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत की ना पूरे गांव के साथ वो करूंगा जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। इस बार दीप गुस्से में सरपंच को घूर के बोला और जैसे ही वहां से जाने को हुआ सरपंच बोला। दीप को जाते देख सरपंच एकदम से चिल्ला के बोला, बल्लू ला व मोड़िए और बांध पेड़ से लगा दे। आग हमारे गांव में ऐसी किसी मोड़ी के लिए जागे नहीं जो अपना मुंह काला करवा के घूमती हो। उस सरपंच का कहना भर था कि दीप के जाते हुए कदम रुक गए। वही उसे रुकते देख सरपंच के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। दीप पलट के सरपंच को गुस्से में घूरता है, उस लकड़ी को अगर एक खरोंच भी आई तो सबको जिंदा जला दूंगा। दीप बोला, अगर नहीं चाहते उस लकड़ी को हम कछू करें तो बिया के ले जाओ अपने संग हमेशा हमेशा के लिए, वरना तेरे पैर इस गांव के बाहर पड़ते ही उस लकड़ी के पैर हवा में झूल जाएंगे। दीप की बात सुन के सरपंच बोला। वही दीप सरपंच की बात बखूबी समझ रहा था कि वो क्या बोलना चाहता है। CH3 सेल्स दीप और सिया की शादी। सरपंच हो गए आप अपने लिए, अगर मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत की ना पूरे गांव के साथ वो करूंगा जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। इस बार दीप गुस्से में सरपंच को घूर के बोला और जैसे ही वहां से जाने को हुआ सरपंच बोला। दीप को जाते देख सरपंच एकदम से चिल्ला के बोला, बल्लू लावो मोड़िए और बांध पेड़ से लगा दे। आग हमारे गांव में ऐसी किसी मोड़ी के लिए जागे नहीं जो अपना मुंह काला करवा के घूमती हो। उस सरपंच का कहना भर था कि दीप के जाते हुए कदम रुक गए। वही उसे रुकते देख सरपंच के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। दीप पलट के सरपंच को गुस्से में घूरता है, उस लकड़ी को अगर एक खरोंच भी आई तो सबको जिंदा जला दूंगा। दीप बोला, अगर नहीं चाहते उस लकड़ी को हम कछू करें तो बिया के ले जाओ अपने संग हमेशा हमेशा के लिए, वरना तेरे पैर इस गांव के बाहर पड़ते ही उस लकड़ी के पैर हवा में झूल जाएंगे। दीप की बात सुन के सरपंच बोला। वही दीप सरपंच की बात बखूबी समझ रहा था कि वो क्या बोलना चाहता है। आगे करीब 1 घंटे बाद दीप इस वक्त सरपंच के घर की बैठक में बैठा अपना सर पकड़े हुए था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने जा रहा है। वो उस लकड़ी की जान बचाने के चक्कर में उसे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गया। दीप ने शादी के लिए हामी भर ली थी, जिसपे सरपंच ने फैसला किया कि सिया की आज ही हल्दी मेहंदी और शादी सब एक साथ होगा और तब तक के लिए दीप उनके घर पर रुकेगा। दीप अभी अपनी उधेड़ बुन में लगा हुआ कि
उसे कुछ याद आया और वो जल्दी से अपना फोन निकाल के देखता है, लेकिन उसका फोन डिस्चार्ज था। शीट, ये तो डिस्चार्ज हो गया, अब मुझे चार्ज कहाँ मिलेगा? इतना सोचते हुआ दीप जल्दी से उठ के बाहर की तरफ निकलने को हुआ कि उसे सरपंच की बीबी दिखी, जो आंगन में झाड़ लगा रही थी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे चार्जर दे सकती हो? मेरा फोन डिशवार्ड हो गया है, दीप उनके पास जाते हुए बोला। दीप को देख वो औरत पहले उसे देखती है, अच्छी खासी हाइट, पर्सनैलिटी और हैंडसम दीप को देखकर सरपंच की बीबी मुस्कुराई और बोली, का मांग रहे हो? उस औरत के वापस पूछने पर दीप बोला, चार्जर डॉट। दीप की बात सुन के सरपंच की बीबी उसे अजीब नजरों से देखने लगी, क्योंकि उसे कुछ समझ वही आया, जिसपे दीप उन्हें अपना फोन दिखा के बोला, सी चार्जर। ओ छाज मांग रहो है? दीप के फोन दिखाने पर सरपंच की बीबी बोली। छाज। उस औरत की बात सुन के दीप अजीब तरह से बोला, तुम यही रुको, में लेके आती हूं। इतना बोल के सरपंच की पत्नी झाड़ू वही फेंक के जल्दी से घर अंदर चली गई। छाज। सीरियसली, चार्जर से छाज कौन बोलता है? दीप अभी खुद से बात कर ही रहा था, तब तक वो औरत अपने हाथ में एक चार्जर ले आई। ले मोड़ा। वो औरत दीप को चार्जर देते हुए बोली। दीप उनकी आवाज सुन के उनके हाथ से चार्जर लेता है, लेकिन उस चार्जर को देख वो मना करते हुए बोली, नहीं, ये मेरे फोन का चार्जर नहीं है, मुझे आईफोन का चार्जर चाहिए। दीप उन्हें अपना फोन दिखाते हुए बोला। दीप के फोन दिखाने पर सरपंच की पत्नी उसे देख कर, हाँ तो दे तो रही हूं, आधा गांव आता है, इसे छाज करने तुम कहे दूसरा मांग रहे हो। उस औरत की बात सुन के दीप समझ गया, उसे यहां उसके फोन का चार्जर मिलने से रहा। फिर वो बिना कुछ कहे वापस बैठक में चला गया। दिन धीरे धीरे बाद गया, शाम होने को आ चुकी थी। दीप भी दिन भरी उसके साथ क्या क्या हुआ, ये सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। दीप सो रहा था कि उसे नींद में महसूस हुआ कि कोई उसके करीब चुपचाप बढ़ रहा है, जिसे महसूस करके दीप एकदम से नींद में जागा और अपने बाले पर पंच उगार देता है, जिसपे सामने खड़ा लड़का जल्दी से चिल्ला पड़ा। अपने सामने खड़े लड़के को देख दीप उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। उस लकड़े ने एक बहुत बियार सी प्रिंटेड शर्ट पेंट पहनी थी, जिसमें वो बहुत अजीब लग रहा था। तुम कौन? दीप बोला। हेलो, माई नेम इज टीटू। वो सामने खड़ा लड़का दीप की तरफ अपना एक हाथ बढ़ा के बोला। उस लकड़े को देख दीप एक नजर उसका हाथ देखता है, फिर उसे हाथ मिला के बोला, दीपेंद्र खटारिया, बट यू कॉल में दीप। दीप की बात सुन के वो लकड़ा यूं करता है, जिसपे दीप वापस बोला, तुम मुझे दीप बुला सकते हो। दीप की बात सुन के वो लकड़ा हास के बोला, आई नो में वेटर इंग्लिश इन पूरे विलीज। उस लकड़े इतनी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलते देख दीप अपना सर झुका के हंस दिया। दीप को अपनी बात पर हंसते देख उस लकड़े को लगा कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा, जिसपे वो वापस बोला, मॉम स्टेल में यू वांट छाज। मोम बोलने पर दीप समझ गया कि ये सरपंच का बेटा होगा। उसने टीटू से कहा कि उसे आईफोन का चार्जर चाहिए। दीप के हाथ में आईफोन देख टीटू एटीट्यूड मारते हुए बोला, एप्पल का फोन तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी है, रुको हम छाज लेकर आते हैं। इतना बोल के टीटू घर के अंदर चला गया और दीप वही बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर में टीटू चार्जर लेकर आया, जिसे देख दीप बोला, तुम्हारे पास कौन सा आईफोन है? दीप के ऐसे पूछने पर टीटू अपनी जेब से आईफोन 6 निकलाते हुए बोला, ये पूरे 30,000 के लिया था अपने ब्याह में। ओह। टीटू की बात सुन के दीप अपना सर नामे हिला देता है और बुना कुछ कहे जाके बेड पर बैठ गया। का हुआ नहीं करना छाज डॉट। टीटू भी उसके पास बैठते हुए बोला, नहीं मेरा फोन इसे चार्ज नहीं होगा, दीप मना करते हुए बोला। दीप और टीटू अभी बैठे ही थे कि एक 4-5 साल का लकड़ा वहां आते हुए टीटू से बोला, पापा पापा गोली खानी है, पैसा दो ना। उस बच्चों के बुलाने पर टीटू से वहां से भगा देता है, जिसपे दीप बोला, ये तुम्हारा बेटा है। टीटू ताऊ से हा बोलता है, लेकिन दिखने में तो तुम अभी सिर्फ 21-22 के लग रहे हो। इतनी जल्दी बेबी, तुम्हारी शादी कब हुई? दीप बोला। मेरी डॉट
जब मैं 16 का था तब मेरी शादी हुई। टीटू की बात सुन के दीप को तो अचानक खांसी आ गई और वो उसे अजीब नजरों से देखने लगा। तुम्हारी शादी सिर्फ 16 साल में हो गई, सीरियसली, और इतनी सी एज में बेबी? ओह हाँ, अभी एक और बाहर खेल रहा है और एक पेट में है, टीटू वापस बोला। बेचारा दीप अब वो आंखें फाड़े टीटू को देख रहा था, लेकिन अब उसकी उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो उसकी बात सुन के इतना समझ गया था कि गांव में आज भी नाबालिग बच्चों की शादी करवाई जा रही थी। दीप कुछ पल चुप रहा, फिर कुछ सोच के वो जल्दी से बोला, सिया की एज क्या है? दीप को सिया की उम्र पूछने पर टीटू पहले दीप को देखता है, फिर बोला, सिया अभी 2 महीने बाद 18 की हो जागी। जई बजा से बाको विया डटो थो, पिछली बार पतो नहीं कोने हरीश काका की मोड़ी के बिया में शिकायत कर दई पुलिस ने विया रुकवा दिया जाई। देख के बल्लू चाचा रुक गए। उस लकड़े के बाद सुन के दीप कुछ नहीं बोला। टीटू अब दीप के पास बैठा, उसे यहां वहां की बातें कर रहा है। शाम ढल गई। दीप को सरपंच के घर से सिया के घर बुलाया गया। दीप अपनी वही वाइट शर्ट और क्रीम पेंट पहने सबके पास आ गया। ओह, दीप को आया देख सरपंच के कहने पर दीप को एक साफा बंधा गया, जो दूल्हे को बांधते हैं। दीप के साथ टीटू उसके पीछे थे। दीप को अब सिया के घर के सामने लाके खड़ा किया, जिस पे सिया की मां बेमन से दीप के तिलक करती है और उसे अंदर आने देती है। घर के अंदर एक छोटा सा मंडप तैयार करवा दिया गया था। टीटू दीप को ले जाके मंडल में बैठा देता है और दीप के आने के बाद पंडित विधियां शुरू कर देता है। दीप मंडप में बैठ तो गया था, लेकिन वो अपनी ही उधेड़-बुन में लगा था। तभी पंडित कन्या को बुलाता है। गांव की औरतें पंडित के कहने पर सिया को एक जड़ेदार रेड साड़ी पहना के मंडप में लाई और दीप के पास बैठा देती है, लेकिन दीप उसे एक नजर नहीं देता। लड़की के आने के बाद पंडित वापस मंत्र पढ़ता है। थोड़ी देर में कन्यादान के लिए सिया में माँ बाप आगे आए और सिया का हाथ दीप के हाथों में देते हैं। कन्यादान के बाद पंडित जी दीप को मंगल सूत्र देते हैं। दीप बिना कुछ कहे मंगल सूत्र उठा के अपने पास बैठी सिया को पहना देता है। उसके बाद पंडित जी सिंदूर दान करने को बोलते हैं, जिसपे दीप अपने हाथ में सिंदूर उठा लेता है। दीप अपने हाथ में सिंदूर को देख कुछ पल वैसे ही बैठा रहा, फिर अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करके वो ज्योति के घूंघट में अपना हाथ ले जाके उसकी मांग भर देता है। मांग भरने के थोड़ी देर बाद सभी गांव वाले दीप और सिया के पैर पूजते हैं। दीप के लिए ये रिचुअल बहुत अलग थे, इसलिए वो चुप रहा। पांव पूजन के बाद पंडित जी दीप और सिया का गठबंधन करवाते हैं, फिर दोनों को फेरों को लिए खड़ा करता है और दोनों अब फेरे लेते हैं। फेरे लेते वक्त सिया बार बार लंगड़ा रही थी, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। फेरे पूरे होने बाद पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ के बोले, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। दीप अब सिया के साथ इस अनचाहे रिश्ते में बंध चुका था। ये सोच के उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे चुप रहा। दीप सिया सहित मंडप से बाहर आ गए। सिया की मां आगे आके दीप का हाथ पकड़ उसे एक कमरे की तरफ ले गई और दीप भी बिना कुछ कहे उनके पीछे चल दिया। सिया उसके साथ गठबंधन से चल दी। उस कमरे में आके सिया की मां दीप का सेहरा उतारते हुए उसे 100 रुपए देती है, जिन्हें दीप लेने से मना कर देता है। लेकिन ये एक रस्म है, ये बोल के गांव की औरतें उसे पैसे लेने को बोलती है। दीप भी बिना कुछ कहे पैसे ले लेता है। थोड़ी देर में दीप के लिए खाने की थाली आई। पहले दीप खाने से मना करता है, लेकिन ये भी एक रस्म है। सब उसे बताते तो दीप थोड़ा बहुत खाना खा लेता है। वो अब जल्दी से जल्दी यहां से जाना चाहता था। वो सभी से पूछ के अब बाहर जाने को बोलता है, जिसपे सभी औरतें उसे बाहर जाने देती है। दीप जल्दी से उठ के जैसे ही बाहर जाने को हुआ, अचानक वो झटके से रुक गया। दीप अपना सर घुमा के देखता है तो उसका और सिया का गठबंधन उसे जाने से रोक रहा था। दीप एक नजर सिया की तरफ देखता है, जो घूंघट करके बैठी थी। उसके बाद वो अपने कंधे से अपनी सोल हटा देता है और तेजी से बाहर निकल गया। दीप जब बाहर आया, उसे वापस टीटू मिल गया, जो उसे अपने साथ ले गया। टीटू उसे एक तबेले की तरफ ले गया, जहां पहले से 5-6 लकड़े बैठे ड्रिंक कर रहे थे।
टीटू दीप को अपने साथ ले जाके उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वही दीप आज उसके साथ जो हुआ वो सब याद करके बिना सोचे समझे टीटू के हाथ से ड्रिंक की ग्लास लेके एक झटके में पी जाता है। दीप को पीते देख टीटू उसे अब बार बार ड्रिंक दे रहा था और दीप पिए जा रहा था। वही दीप और सिया के एक साथ रुकने की व्यवस्था सरपंच जी की बैठक में की गई थी, क्योंकि पूरे गांव में एक ऊही के घर में बाथरूम थी, वरना सभी को फ्रेश होने बाहर जाना पड़ता था। सिया इस वक्त एक लाल साड़ी पहने टीटू की पत्नी के साथ थी, जो उसे बैठक में छोड़ने आई थी। वो सिया से हंस के बोली, वैसे तुम्हें पता है ना आज की रात क्या होता है? उसकी बात सुन के सिया कुछ नहीं बोली, बस चुप रही, जिसपे टीटू की पत्नी खुद बोली, मैं भी पागल क्या पूछ रही हूं, तुम्हें तो सब मालूम होगा कि कैसे क्या करते हैं, क्यों? इतना बोल के वो वापस हंस दी। वही उसकी बात सुन के सिया की आंखें नम हो गई और वो अपनी मरी सी आवाज में बोली, मैं कितनी बार आप सभी से कहूं, मेरे और उनके बीच कुछ नहीं हुआ। सुबह जो सबने देखा वो सिर्फ आंखों का धोखा था। ओह! सिया की बात सुन टीटू की पत्नी उसकी तरफ देखकर बोली, देख सिया, हमें कछु नहीं पता सवेरे का हुआ, तुम दोनों में और का नहीं, लेकिन तेरी सच्चाई जानवे काए गांव की सभी औरतें के कहने पर मैंने तेरी सेज सफेद चद्दर से सजाई है। अब तू कुंवारी है या नहीं ये कल सवेरे सबको पता चल जाएगा। टीटू की पत्नी की बात सुन के सिया सामने रखे एक छोटे से पलंग को देखती है, जिसपे सफेद चद्दर बिछी थी 11। सिया और टीटू की पत्नी अभी बात कर ही रही थी कि बाहर से टीटू की आवाज आई, अब का वही में घुसी रहेगी, बाहर जा जीजा, कब से बाहर खड़े हैं डॉट। टीटू की आवाज सुन के उसकी पत्नी सिया को वहां छोड़ जल्दी से बाहर की तरफ निकली, जिसपे टीटू उसे घूर के देखता है और वो भाग के घर के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद टीटू दीप को सहारा देकर लाया, जो नशे में झूम रहा था। टीटू ने शायद उसे कुछ ज्यादा ही पीला दी थी। टीटू उसे डोर तक छोड़ के बोला, सारे खिड़की पर्दे बंद कर लेना, गांव के हरामी मोड़ेन को भरोसो नाने कब कहा चिपके हो। टीटू ने कही ये बात भले दीप से थी, लेकिन ये सिया को सुना के बोल। टीटू उसे वहां छोड़ के अब घर की तरफ बढ़ गया और दीप नशे में झूमते हुए बैठक में आया और आके सबसे पहले डोर लॉक कर देता है। दीप को आया देख सिया की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे मालूम था उसने जो गलती की है दीप उसे बहुत गुस्सा होगा। वही दीप डोर बंद करके अब पलट के अपने सामने रेड साड़ी में लिपटी सिया को देखता है, जो अब भी घूंघट करके एक कोने में खड़ी थी, जिसे देखकर ओह! आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।